संसदीय समितियां, इससे बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है। संसदीय समितियों के माध्यम से भारतीय संसद प्रशासन पर कंट्रोल रखती है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और याचिका समिति में से सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति होती है, एस्टीमेट कमेटी होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के अंग हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के अंग हैं। सही कथन देखना है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की स्थायी समितियों में सामान्य रूप से प्राक्कलन समिति जैसे अपवादों के अतिरिक्त सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है 2 और 1 के अनुपात में। सही कथन देखना है। संसद लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति से केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। सही है। दूसरा, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करती है और विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तीनों सही है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो जो आकलन समिति यानी प्राक्कलन समिति होती है, इनके जो संपूर्ण मेंबर लोकसभा से ही लिए जाते हैं। इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से किसे प्रस्तुत करता है? तो ये लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है संसद को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है? शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल यानी कैग की रिपोर्ट का परीक्षण करना, ये लोक लेखा समिति की प्रमुख कार्य होता है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा कौन करता है? समीक्षा करती है तो लोक लेखा समिति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है। लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। लोक लेखा संसदीय समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति होती है। याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये तदर्थ एडहॉक कमेटी होती है और विभागीय समितियां जो है ये स्टैंडिंग समिति होती है। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता, तो जो एस्टीमेट कमेटी होती है, प्राक्कलन समिति होती है, वहाँ राज्यसभा के सदस्यों को नहीं शामिल किया जाता, लोकसभा के सदस्य ही इस पे शामिल होते हैं। प्राक्कलन समिति गठित की जाती है लोकसभा के सदस्यों से। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? तो एक सार्वजनिक यानी लोक लेखा समिति है, ये वित्तीय समिति है। प्राक्कलन समिति ये भी है और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सभी वित्तीय समितियां हैं। संसदीय समिति गठित की जाती है सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में और आकलनों के बारे में संसदीय समिति गठित की जाती है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। 2G स्पेक्ट्रम के मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से, टोटल 30 सदस्य हो गए। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने के लिए बनी संसदीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष PC चाको को बनाया गया था। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण कौन करते हैं?
ये संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां होती हैं, एडहॉक कमेटी होती है, और संसदीय विभागों संबंधी जो स्थायी समितियां हैं ये जांच करती हैं। अब संसदीय अधिनियम देखते हैं। तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम आया था 1954 में और 1955 से प्रभावी है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध इसमें आ जाते हैं, जिसमें संज्ञेय तथा संक्षेपता यानी विचारणीय, संज्ञेय और असमनीय सभी अपराध इसमें हैं। सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और कारावास एवं जुर्माना दोनों से दंडनीय है। यह अधिनियम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध विचारण किया जाता है। तो प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अपराधों का विचारण किया जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम विस्तारित है, संपूर्ण भारत में विस्तारित। हिंदू विवाह अधिनियम आया था 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था 1956 में। सती निरोध अधिनियम आया था 1987 में। भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था 1878 में। शाही पद अधिनियम आया था 1876 में। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया था 1861 में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम आया था 1869 में। तो ये सभी परतंत्र भारत में आए थे और ये अधिनियम स्वतंत्र भारत में आए थे। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू कब हुआ था? ये 26 अक्टूबर 2006 को डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम लागू हुआ था। सामाजिक अधिनियम कौन से हैं? एंटी डाउरी एक्ट, ये जो है सामाजिक अधिनियम है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये सभी सामाजिक एक्ट हैं। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों के संदर्भ में उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार होगा। उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करा सकता है और उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कराने के लिए निर्धारित फीस देनी होगी। यहाँ जो रिलेवेंट है, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को देखा जाएगा, बाकी लॉ के हैं। तो इसमें है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले आया था 1871 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की कितनी धाराएं हैं? टोटल 23 धाराएं हैं। न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है मामलों को शीघ्र विचारण किया जाना। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। इसके उद्देश्य में क्या है? स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना, ये पेशा के उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र अभिकरण यानी नोडल एजेंसी कौन है? तो ये जनजाति कार्य मंत्रालय है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार के संबंध में यह एक विधिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है, विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। ये नामित वर्मा बनाम भारत संघ जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 से संबंधित है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। वह शब्दावली जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है। सूचना की पारदर्शिता बनाए रखना, सूचना का प्रकटन करना, संसूचित नागरिकता,
और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की उद्देशिका है। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना है। हमारे लोकतंत्र को ऐसे बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, नागरिकों को सशक्त बनाए। वह उच्च न्यायालय जिसने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। यह मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर आप आरटीआई दायर करते हो और आपको किसी भी विषय में जो है सोचना चाहिए तो सूचना प्राप्त करने के कारण बताना भी आवश्यक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 एनजीटी भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए हैं। तो स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। 90 दिन के भीतर वो दायर अपील कर सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 में आई थी। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की है। साझेदारी अधिनियम 1932 की है और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 है। विस्फोटक पदार्थ का अधिनियम 1908 में आया था। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया था और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में आया था। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यह प्रधानमंत्री होते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार पर इन कानूनों से प्राप्त हुआ। एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 था और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और एनडीएमए एक्ट 2005 के तहत यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत लॉकडाउन में इन्हीं के द्वारा शक्तियाँ प्राप्त की गई थी। तो यहाँ से ये ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।